नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे पास्ट ईयर्स क्वेश्चंस और ये पास्ट ईयर्स क्वेश्चंस आपके यूपी पीसीएस एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आरओ एआरओ एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब हम जो पास्ट ईयर्स क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं उसको हम एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि एक चीज तो क्लियर है। देखिए, जो टॉपिक आपका प्रीलिम्स के लिए पहले इंपॉर्टेंट था वो आज भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि प्रीलिम्स का सिलेबस आपका नहीं बदल रहा है। यहां पर वही टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका आपका बदल रहा है। पहले जो प्रश्न आपके डायरेक्ट बनते थे वो अब डायरेक्ट ना बन के स्टेटमेंट के फॉर्म में बन रहे हैं। जैसे पहले आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता था कि वन जीव संरक्षण अधिनियम कब आया, तो आप बता देते थे आराम से कि 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया। लेकिन अब ये इस तरीके से ना बन के आपसे पूछ ले रहा है कि वाइल्ड लाइफ संरक्षण अधिनियम में क्या क्या चीजें हैं। तो थोड़ा सा आपको नॉलेज हर टॉपिक के बारे में होना चाहिए, और ये चीज मैं हर क्लास के पहले आपसे बोलती हूँ। तो जो भी स्टूडेंट इस दुविधा में रहते हैं कि मैम अब पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस नहीं रिपीट होते हैं, पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन पढ़ने का मतलब नहीं है, तो मैं आपको बता दूं एकदम गलत बात आप बोल रहे हैं। ठीक है, अभी भी पास्ट ईयर्स क्वेश्चंस आप पढ़िए, ठीक है, और जो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जहां से भी प्रश्न बार बार बनते हैं, उन टॉपिक को थोड़ा सा डेप्थ में जाकर पढ़िए, ताकि अगर थोड़ा सा डेप्थ में जाकर आपसे पेपर में प्रश्न बने तो वो भी हल हो जाए। ठीक है, तो पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस आपको लगाने हैं, चाहे वो आरओ एआरओ की परीक्षा हो, चाहे वो यूपी पीसीएस की परीक्षा, चाहे वो यूपीएससी की परीक्षा हो, कोई भी परीक्षा हो, पास्ट ईयर्स क्वेश्चंस आपको लगाने हैं, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। ठीक है, तो चलिए अब आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ, ऐश्वर्या सिंह के साथ। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछेंगे। यहाँ पर जल प्रदूषण देखते हैं। भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषण, यहाँ पे अजैविक बोला है। जैविक, जहां पर भी जैविक चीज लिखी है मतलब बायोटिक की हम बात कर रहे हैं, जैविक मतलब जीवन, जिसमें भी बायो टर्म है मतलब लाइफ, वहां पे जीवन है, तो अजैविक बोला है। पहला ऑप्शन आपको बैक्टीरिया दिया है, दूसरा शैवाल दिया है, आर्सेनिक दिया है और विषाणु दिया है। तो बहुत ही आसान प्रश्न है। यहाँ पे जो आर्सेनिक है ये आपका अजैविक प्रदूषक है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। इसमें आर्सेनिक में तो जीवन है नहीं, लेकिन बैक्टीरिया, शैवाल और विषाणु जो है इसमें जीवन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, पेयजल में संख्या प्रदूषण सर्वाधिक कहां पर है? आर्सेनिक पॉल्यूशन की बात कर रहा है, चेन्नई में, कानपुर में, कोलकाता में या फिर मुंबई में? तो ये इस प्रश्न का जो आपका सही उत्तर है ये आपका है सी, कोलकाता में। अगर आप वेस्ट बंगाल साइड में जाएंगे तो वहां की जो वाटर है वो आर्सेनिक द्वारा कंटामिनेटेड है, ठीक है, ज्यादा मात्रा में। थर्ड देखते हैं आप, निम्न में से कहां आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? फिर वही चीज देखिए, सेम प्रश्न, ये आपका 2005 में पूछा है, फिर 10 साल बाद 2015 में भी पूछा है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपको दिया है हरियाणा में, दूसरा दिया है राजस्थान में, फिर मध्य प्रदेश में और आखिरी आपको पश्चिम बंगाल दिया है। तो उत्तर तो आप सभी को पता है, तीसरे का डी आपका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न, किस देश में प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है? तो आप देख लीजिए, बांग्लादेश दिया है, पाकिस्तान दिया है, श्रीलंका दिया है, भूटान दिया है। अब क्लास आप इधर देखिए, 2005 में आपसे पूछा गया है कि किस पेयजल में संख्या प्रदूषण सर्वाधिक है, तो आपने बताया कोलकाता में है। ठीक है, कोलकाता आपका वेस्ट बंगाल वाला रीजन हो गया। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। फिर इधर आप आए तो आपने देखा कि कहां पे आर्सेनिक द्वारा जल सबसे ज्यादा प्रदूषित है, तो आपने बता दिया स्टेट में पश्चिम बंगाल। अब बताइए, पश्चिम बंगाल अपनी बाउंड्री किसके साथ शेयर कर रहा है? बांग्लादेश के साथ शेयर कर रहा है। अब पूछ लिया कि किस देश में प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है? बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान। ये 2022 का प्रश्न है, ये तो अभी एकदम रिसेंट प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बांग्लादेश आपका सही उत्तर है। तो जो भी स्टूडेंट ये कहते हैं कि पास्ट ईयर क्वेश्चन अब नहीं रिपीट होते, आप ही के सामने है, बस पूछने का तरीका बदल लिया। पहले कान ऐसे पकड़ा है, अब कान घुमा के पकड़ा है, लेकिन पूछा जाता है। चलिए पांचवें प्रश्न को हम देखते हैं। औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है। ठीक है, चमड़ा उद्योग से, कागज उद्योग से, रेयन उद्योग से या फिर वस्त्र उद्योग से? तो सबसे ज्यादा जो आपका प्रदूषण होता है, रासायनिक प्रदूषण, वो चमड़ा उद्योग से होता है। तो फिफ्थ का ए आपका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है? वायु प्रदूषण से क्या संबंधित नहीं है? स्मॉग, ठीक है, स्मॉग, फिर अम्ल वर्षा, फिर यूट्रोफिकेशन, फिर आपको दिए एस्बेस्टोसिस। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको बता दूं, यूट्रोफिकेशन आपका वाटर पॉल्यूशन से
रिलेटेड है। यूट्रोफिकेशन मैंने आपको बहुत ही सरल भाषा में बताया था और आप लोगों ने बोला भी था कि मैम समझ में आ गया है। एक बार फिर मैं आपको बताऊंगी, आप ऐसे एक कहानी की तरह समझिए। एक किसान है, उसका खेत है, उसने अपने खेत में खूब ढेर सारा फर्टिलाइजर ले जाके छिड़का, ठीक है, खूब ढेर सारा। अब बारिश बहुत तेज हुई। जब बारिश तेज हुई तो उसके खेत से पानी होते हुए उन फर्टिलाइजर को लेते हुए किसमें जाकर मिल गया? एक नदी में जाकर मिल गया। अब उस नदी में, अब आप समझिए, उस नदी में आपके बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, तो सूक्ष्म जीव भी उसमें है। तो ये जो फर्टिलाइजर है एनपीके, वो उनके लिए खाने की तरह काम कर रहा है। एल्गीज है, ये एनपीके इनके लिए खाने की तरह काम कर रहा है फर्टिलाइजर के लिए। तो इनको जितना खाना मिल रहा है ये उतनी जल्दी जल्दी खा रहे हैं और इनकी पॉपुलेशन जो है वो उतनी जल्दी मल्टीप्लाई हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। तो अब जब बहुत तेजी से एल्गी जो है पानी में वो बढ़ेंगी तो इसी को हम क्या कहते हैं? एल्गल ब्लूम कहते हैं, ठीक है। आप देखते हैं ग्रीन ग्रीन एकदम परत पड़ जाती है काई वाली, एल्गल ब्लूम, ठीक है। अब जब ये काई वाली परत आपकी पड़ेगी पानी में तो एक चीज तो आपको समझ में आ रहा है कि जो ऊपर हवा है, ठीक है, जो आपके ऊपर है, पानी के ऊपर वाला सरफेस है और हवा के बीच में एक लेयर बन जाएगी इनकी, ठीक है, ये भी चीज आपको समझ में आ रहा है। और पानी जो है उसमें जो ऑक्सीजन होता है वो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन के फॉर्म में होता है। तो जो भी एक्वेटिक एनिमल उस पानी में रहते हैं वो उस डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो अब बताओ, जब ये एल्गल ब्लूम है, ये इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं तो ये क्या करेंगे? ये जल्दी जल्दी मरेंगे भी। भाई इनकी लाइफ कितनी होती होगी? जल्दी जल्दी मरेंगे। तो जब इनकी बॉडी मरेगी तो फिर इनका क्या होगा? डिके होगा। और जब ये डिके करेंगे, इनकी बॉडी को सड़ने के लिए, डिकम्पोजिशन के लिए जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है उसका भी कंजप्शन होगा। तो धीमे धीमे पानी का जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो आपका खत्म होने लगेगा, ठीक है। इसी को हम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी कहते हैं। तो यूट्रोफिकेशन आपका क्या है? ये पानी के प्रदूषण से रिलेटेड है, ठीक है। इसको मैंने आपको जैसे समझाया वैसे समझिएगा। बस ऐसे समझिए कि जो फर्टिलाइजर्स था पानी के साथ जाकर वो किसी नदी में मिला या किसी भी पॉन्ड में मिला, किसी लेक में मिला, ठीक है। वहां पे छोटे छोटे प्यारे प्यारे मछलियां थी, एल्गीज भी थी, ठीक है। इन एल्गीज को माइक्रो न्यूट्रिएंट मिल गया एनपीके के फॉर्म में, फर्टिलाइजर के फॉर्म में। इन्होंने उसको जल्दी जल्दी खाया और इनकी पॉपुलेशन जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई होने लगी। अब जब ये जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई होंगे तो बहुत तेजी से बढ़ेंगे और धीमे धीमे इनकी ग्रोथ के कारण जो पानी में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो कम होने लगेगा। अब जब पानी में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम होने लगेगा क्लास, तो जो पानी में जीव जंतु हैं जो कि डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन के फॉर्म में अपना जी रहे थे, उनके पास ऑक्सीजन ही नहीं बचेगा तो वो भी मरने लगेंगे। वो मरेंगे तो उनकी बॉडी भी डिके करेगी, डिकम्पोजिशन होगा उनका भी, तो उसमें भी क्या होगा? डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का कंजप्शन होगा। तो कहीं ना कहीं पूरे प्रोसेस में जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है पानी में वो धीमे धीमे खत्म होने लगेगा। और एक ऐसा पॉइंट जब आ जाता है जब पूरी तरीके से डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन खत्म हो जाता है और उतने दूर के पानी में कोई भी एक्वेटिक एनिमल नहीं रह जाता है, ऑर्गेनिज्म या कोई भी एक्वेटिक प्लांट्स नहीं रह जाते हैं, तो वो आपका जोन कहलाता है डेड जोन, ठीक है। इसीलिए आपने न्यूज में देखा होगा कि कई बार लिखा रहता है कि समुद्र में इस जगह पर एक डेड जोन क्रिएट हो गया। डेड जोन मतलब वहां पर अब डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन नहीं रह गया और जैसे ही वहां पर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन खत्म हुआ, जो भी वहां की एक्वेटिक लाइफ थी, चाहे प्लांट्स चाहे एनिमल, सब धीमे धीमे उस जगह को छोड़ देंगे या फिर मर के खत्म हो जाएंगे। ये चीज समझ में आ गया होगा। तो यहां पर देखिए हमने कितनी चीजों को जाना। हमने यूट्रोफिकेशन जाना, हमने एल्गल ब्लूम जाना, ठीक है, मैंने वही बताया। उनको माइक्रोन्यूट्रिएंट मिला, तेजी से उनकी पॉपुलेशन बढ़ी, उसी को हम क्या कहते हैं? एल्गल ब्लूम कहते हैं। फिर हमने बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जाना। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है? जब एल्गीज आपकी ग्रो करेंगी, ठीक है, तो यहां पर जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो धीमे धीमे कम होने लगेगा और जो भी बॉडी है उसके डिकम्पोजिशन में भी ऑक्सीजन रिक्वायर होगा, तो धीमे धीमे ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। ये चीज जानिएगा। तो किसी भी पानी में जितना पॉल्यूशन होगा, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, वहां पर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड उतना ही ज्यादा होगी। ये चीज क्लियर होगी और डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन वहां पर उतना ही कम होगा। तो चलिए ये चीज क्लियर हुई। अब आगे बढ़ते हैं, 7 प्रश्न को देखते हैं। अभी भी कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, उसकी चिंता मत करिएगा। और अगर क्लियर हो गई है और लग रहा हो कि मैम ने कुछ ज्यादा ही एक्सप्लेन कर दिया तो उसके लिए क्षमा करिएगा, आपका समय बर्बाद करने के लिए। चलिए 7वें प्रश्न को देखते हैं। किसी जल क्षेत्र में बीओडी की अधिकता संकेत देती है, उसका जल क्या संकेत देती है? अभी हमने डिस्कस किया है। खनिज प्राप्त कर रहा है, गैस प्राप्त कर रहा है, सीवेज से प्रदूषित हो रहा है या फिर एट्रोफिक है। तो यार यहाँ पे क्या बोला? बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की बात की गई है, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब कि उस
पानी में क्या है, गंदगी है, प्रदूषण है, तो यहाँ पर सीवेज से प्रदूषित हो रहा है, ये वो इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, अधिकता की बात की है, याद रखिएगा जितना ज्यादा किसी भी पानी का बीओडी होगा मतलब वो पानी उतना ही ज्यादा पॉल्यूटेड होगा और उस पानी में उतनी ही कम मात्रा में डिजोल्व्ड ऑक्सीजन रह गया होगा, ये भी याद रखिएगा। चलिए 7th का सी आपका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, 8वें प्रश्न को देखते हैं। देखिए बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड किसके लिए एक मानक मापदंड है। अब देखिए ये 2023 का है, ठीक है, अभी एकदम रिसेंट पास्ट ईयर का क्वेश्चन है। इधर आप देखिए ये 2007 का है, ठीक है, तो 2007 में अगर आपने बीओडी देखा और आपने इसको थोड़ा सा सोचा कि मैं थोड़ा सा बीओडी के बारे में पढ़ लेता हूं, तो आप 2023 में प्रश्न को सही करके आए होंगे। ठीक है, अगर आपने पास्ट ईयर क्वेश्चन को सही लगाया हुआ है ना, रिपीटेड, बस यहां पर पूछ लिया कि इसका मतलब क्या है। तो चलिए देखते हैं। जलीय पारिस्थितिक तंत्र में प्रदूषण की जांच के लिए, उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ऑक्सीजन की जांच के लिए, वन पारिस्थितिक तंत्रों में ऑक्सीजन के स्तर के संगठन के लिए, या फिर रक्त में ऑक्सीजन के स्तर की जांच के लिए। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है, पहला आपका सही उत्तर है जलीय पारिस्थितिक तंत्र में प्रदूषण की जांच के लिए। 8th आपका सही उत्तर है। देखिए रिपीटेड है, मैं नहीं बता रही हूँ, मैं एविडेंस दे रही हूँ आपको पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करा के। अब देखो 2008 में फिर गंगा नदी में बीओडी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। भाई बार बार बीओडी आ रही, तो थोड़ा सा कष्ट लेके बीओडी पढ़ लो। हाँ, तो देखो हरिद्वार एवं कानपुर के मध्य, कानपुर एवं इलाहाबाद के मध्य, इलाहाबाद एवं पटना के मध्य, या फिर पटना एवं उलुबेरिया के मध्य। तो ये मैं आपको बता दूं, गंगा नदी में सर्वाधिक जो है बीओडी वो आपको कानपुर एवं इलाहाबाद के मध्य में मिलती है। आपको पता है ये जो कानपुर वाला एरिया था ये इंडस्ट्रियल एरिया था, तो ज्यादातर जो इंडस्ट्री से जो वेस्ट निकलते थे वो पानी में बहा दिए जाते थे, गंगा जी में बहा दिए जाते थे, जिसकी वजह से वहां पर उस एरिया में इनका पानी बहुत ही ज्यादा प्रदूषित हो गया था। और पानी जितना ही ज्यादा प्रदूषित होगा वहां पर बीओडी लेवल उतना ही ज्यादा होगा। चलिए 10 देखते हैं। अब बीओडी लेवल कैसे ज्यादा हो रहा है, समझ में आ ही रहा है, प्रदूषण ज्यादा है, ठीक है, वेस्ट ज्यादा है, तो उस वेस्ट को डिकम्पोज करने के लिए जो बैक्टीरियाज हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो वो पानी के ऑक्सीजन को लेंगे, उसको डिकम्पोज करेंगे, तो और डिमांड आपकी बढ़ेगी। चलिए 10वें को देखते हैं। अपने प्रदूषणों के कारण निम्न में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है, यमुना, पेरियार, दामोदर या फिर महानदी। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या है, पेरियार, अरे सॉरी पेरियार नहीं, दामोदर। ठीक है, 10th का सी आपका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, 11वें प्रश्न को देखते हैं। उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पर्यावरण के कारण जैविक आपदा घोषित हो गई है, यमुना, गोमती, सई या फिर तमसा। तो यहाँ पर ये प्रश्न 2018 में पूछा था और थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ था। कुछ लोग जैविक आपदा घोषित हो गई यमुना को बोल रहे थे, कुछ लोग गोमती को कह रहे थे, और फिर आपको उत्तर में दोनों दिया गया, यमुना और गोमती दोनों को जैविक आपदा घोषित किया गया था। आगे बढ़ते हैं, 12वें प्रश्न को देखते हैं। नौकनी संलक्षण उत्पन्न होता है किससे। नौकनी देखिए क्या होता है, यहाँ पर जैसे हमारा मतलब जिसको भी कोई दिक्कत नहीं, नौकनी वाले उसके पैर ऐसे होते हैं, ठीक है, और जब नौकनी की प्रॉब्लम आती है तो कुछ इस तरीके से पैर हो जाते हैं, देख रहे हैं आप, बेंड कर गया है। तो ये किसके कारण होता है, पारा के प्रदूषण द्वारा, सीसा के प्रदूषण द्वारा, संख्यक के प्रदूषण द्वारा या फिर फ्लोराइड के प्रदूषण द्वारा। तो नौकनी का जो प्रॉब्लम होता है वो फ्लोराइड के प्रदूषण के कारण होता है। तो 12th का डी आपका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, 13वें प्रश्न को देखते हैं। भारत के किस महानगर में वार्षिक प्रति व्यक्ति सर्वाधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है, मुंबई में, चेन्नई में, दिल्ली में या फिर बेंगलोर में दिया है, सॉरी चेन्नई में दिया, दिल्ली में दिया और मुंबई में दिया है। तो यहाँ पर क्लास ये थोड़ा डेटा आपका चेंज हो गया था, पहले दिल्ली था फिर मुंबई था, तो ये थोड़ा करंट बेस्ड प्रश्न था, तो अभी नहीं पूछेगा आपसे, आप इसको स्किप कर सकते हैं। अब ध्वनि प्रदूषण देखते हैं। ध्वनि प्रदूषण को मापने हेतु निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग करते हैं। तो ध्वनि को नापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, नैनोमीटर का, डेसिबल का, हर्ट्ज का, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये 2017 का है, मेंस का प्रश्न है, और ध्वनि जो है हम डेसिबल में मापते हैं। ठीक है, तो 14th का बी आपका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है, किसके कारण ध्वनि प्रदूषण ज्यादा होता है, जहां से ज्यादा आवाज प्रोड्यूस हो रही होगी उस वहां पे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण हो रहा होगा। भारी ट्रक यातायात, निर्वाचन सभाएं, बताओ अभी देख ले निर्वाचन सभाएं वाले,
भेज दो। लोकसभा में ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है कि अधिकतम ध्वनि प्रदूषण कहाँ होता है, निर्वाचन सभाएं दे दिया, बताओ कितना मतलब बड़ी बात है। फिर पॉप संगीत और जेट उड़ान, तो सबसे ज्यादा अधिकतम ध्वनि प्रदूषण जो है वो जेट उड़ान में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, 15 का डी आपका सही उत्तर है। 16 देखते हैं, ये 2018 का प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन समान परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है? तो ये भी थोड़ा सा लोग बहुत कंफ्यूज हुए थे, कुछ लोग 10 dB लगा के आए थे, कुछ लोग 20 dB लगा के आए थे, और उत्तर में आपको 20 डेसिबल दिया गया था। ठीक है, 16 का बी आपका सही उत्तर है। पत्तों की जो हल्की हल्की सरसराहट सुनाई देती है ना, वो 20 dB की होती है, याद रखिएगा। अब क्या करिए, एक बार देख लीजिएगा अब क्या किया जाए, थोड़ा सा अजीब सा प्रश्न है, लेकिन आप देख लीजिए पत्तों की सरसराहट, विस्परिंग या फिर कोई शाउट कर रहा है तो कितने डीबी होता है, तो रेंज एक बार देख लेना, मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो मुझे बताना, मैं अगले क्लास में कवर कर लूंगी। 17 प्रश्न को देखते हैं। ग्रीन मफलर संबंधित है किससे? मृदा प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से या फिर जल प्रदूषण से? अब ग्रीन मफलर है तो लोग ऐसे सोचेंगे कि इधर ऐसे कान में बांधा है मफलर, ठीक है, तो एकदम सही है जिसने ऐसे सोचा कि मफलर बांधा है तो मफलर मतलब कानों को अपना बंद कर लिया, तो ये किस चीज से रिलेटेड है? ये ध्वनि प्रदूषण से रिलेटेड है। 17 का सी। देखिए, ग्रीन मफलर में मेनली होता क्या है, जैसे जो आपकी रोड है, ठीक है, जहां पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, चल रही है रोड, उसके किनारे किनारे पेड़ लगा दिए जाते हैं। तो पेड़ जो हैं वो हवा को तो स्वच्छ करते ही हैं, लेकिन वो ग्रीन मफलर की तरह भी एक्ट करते हैं, मतलब वो नॉइज को भी रिड्यूस करते हैं। तो ग्रीन मफलर में मेनली यही होता है कि बहुत ढेर सारे प्लांट्स को लगा दिया जाता है, खूब ढेर सारे मात्रा में, ताकि जो ट्रैफिक में जो नॉइज क्रिएट हो रही है, जो भी नॉइज जनरेट हो रही है किसी भी एरिया से, वो उस नॉइज को एब्जॉर्ब करे। तो ये चीज याद रखिएगा, जो पेड़ है वो हवा को तो स्वच्छ करते ही है, साथ ही साथ नॉइज को भी एब्जॉर्ब करते हैं। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? ग्रीन मफलर कहते हैं, जो कि ध्वनि प्रदूषण से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं। मृदा प्रदूषण उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है क्या? बताइए। फर्टिलाइजर के अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है? मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण या फिर उपयुक्त सभी? तो आपको पता है फर्टिलाइजर से अभी हमने देखा कि वाटर पॉल्यूशन होता है यूट्रोफिकेशन के कारण, ठीक है, आपको पता है ना अब यूट्रोफिकेशन, अब तो नहीं कंफ्यूजन होगी ना, स्टोरी के फॉर्म में सुनाया। अगर अभी भी दिक्कत है, किसी को भी दिक्कत है तो कमेंट में बताना, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में उसको देखेंगे। हिस्ट्री की बात आप लोग कर रहे ना, हिस्ट्री के 1-2 टॉपिक जो बचे हुए हैं उसको भी मैं कवर करूंगी, उसकी चिंता आप लोग नहीं करेंगे, ठीक है। देखिए, अब यहां पर देखिए, उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है? मृदा प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण भी होता है, ठीक है, जल प्रदूषण होता है अभी हमने देखा, ठीक है, और वायु प्रदूषण भी होता है, ठीक है। यूट्रोफिकेशन से जल प्रदूषण हो रहा है, मृदा प्रदूषण कैसे होगा? जब बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर एक जगह आप डालेंगे तो कुछ समय बाद लीचिंग हो जाएगी, ठीक है, और वहां की फर्टिलिटी धीमे धीमे खत्म हो जाएगी। जो टॉप सॉइल होती है वही आपकी फर्टाइल होती है, फिर उसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी, और वायु प्रदूषण भी होता है। तो यहां पर सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 18 का डी, ठीक है। क्लास अभी बोलते बोलते क्या मैंने ऐसा तो नहीं बोला कि मैंने यूट्रोफिकेशन बोला और मैंने मृदा प्रदूषण बोल दिया? उसको सही कर लीजिएगा। अगर मैंने ऐसे बोला है, यूट्रोफिकेशन की बात जब हम करते हैं तो हम जल प्रदूषण की बात करते हैं ना, ठीक है, और अगर नहीं बोला है तो ठीक है, तब आप लोग समझ गए होंगे। चलिए 19 को देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए जिन्हें कथन ए और कारण कहा गया है। मृदा प्रदूषण औद्योगिक प्रदूषण की अपेक्षा अधिक खतरनाक होती है। दूसरा दिया गया, उर्वरक तथा कीटनाशक भोजन की श्रृंखला में प्रवेश करते हैं। तो यहां पर ये सही है। देखिए, मृदा प्रदूषण जो है वो आपकी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि हमने पढ़ा है, हमने फूड चेन पढ़ा है ना, फूड चेन पढ़ा है हमने, फूड वेब पढ़ा है। तो वहां पे फूड चेन में क्या होता है, अगर आप ऐसे समझो कि कोई पेड़ पौधे हैं, ठीक है, जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो कि अपना भोजन खुद बना रहे हैं, तो उनपे अगर आपने फर्टिलाइजर डाला और उन पेड़ पौधे को जो छोटा सा ग्रास होपर खाया, या किसी ने भी जो भी शाकाहारी है जो खाली पेड़ पौधे खा रहा उसने खाया, फिर उसको मार के आप ही ने खा लिया, चलो आप ओमनीवोरस से आप पेड़ पौधे भी खा रहे हो, आप मांस भी खा रहे हो, तो दोनों तरीके से जो कंटैमिनेशन है वो आपकी बॉडी में गया ना। और धीमे धीमे यही कंटैमिनेशन, आपको मैंने 2 टर्म पढ़ाया था, बायोमैग्निफिकेशन और बायो एक्यूमुलेशन, आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट कर जाता है विद द टाइम, ठीक है, आपकी बॉडी में इकट्ठा होने लगता है ये टॉक्सिन्स, ये चीज याद रखिएगा। तो ये एकदम सही है आपका। यहां पर आपका क्या है, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है।
आपको समझ में आ गया होगा क्लास कि फूड चेन जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो हम कहाँ से, हम प्रोड्यूसर से स्टार्ट करते हैं, फिर हम कंज्यूमर पे जाते हैं, उपभोक्ता पे जाते हैं, प्राइमरी, प्राथमिक, द्वितीयक, ठीक है, ऐसे हम लोग उपभोक्ता के ऊपर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा घास का पेड़ है, उसको एक रैबिट खा रहा है, तो उस घास पे हमने फर्टिलाइजर को छिड़का, तो रैबिट के पेट में वो फर्टिलाइजर की मात्रा गई। अब उस रैबिट को कोई स्नेक खा रहा है, ठीक है, फिर उसके भी पेट में वो मात्रा गई। अब उस स्नेक को एक ईगल खा रही है, ठीक है, चील खा रही, तो उसके भी पेट में गई। तो हमारे फूड चेन में वो कंटेमिनेशन जो है, जो पॉल्यूशन है वो गया ना, तो उसी की बात की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20वें प्रश्न को देखते हैं। खेती के लिए फसल चक्र का क्या महत्व है? इससे उत्पादन में वृद्धि होती है, ठीक है, मृदा की उर्वरता संरक्षित रहती है, मृदा कटाव कम होता है, उपयुक्त सभी। यहाँ पे फसल चक्र की बात की जा रही है, क्रॉप रोटेशन की बात की जा रही है, तो हाँ सही बात है, जो इससे उत्पादन में वृद्धि होगी। अब देखिए कोई पेड़ है, कोई जमीन है, वो आपका फर्टाइल है, अब आप बार बार उस एक ही किस्म का पेड़ वहां पे उगा रहे हो, तो हो सकता है समय के साथ जो मिट्टी की उर्वरकता है, ठीक है, सही बोली मैं, उर्वरकता है, जो उसकी जो फर्टिलिटी है वो खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर किसी पेड़ को नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी, उसमें जमीन में फॉस्फोरस या किसी भी चीज की कमी हो जाएगी। तो इसीलिए आप सुनते आते हैं कि हम लोग लेग्यूमिनस प्लांट लगाते हैं। जब खेती कर रहे हो तो बीच में क्रॉप रोटेशन करो, बीच में लेग्यूमिनस प्लांट लगा दो। लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर क्या प्रॉपर्टी होती है? जैसे इनके रूट्स में राइजोबियम होते हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, ठीक है। तो जब नाइट्रोजन फिक्सेशन का ये काम करते हैं तो सॉइल की फर्टिलिटी आपकी मेंटेन रहती है। तो ये सब चीजें याद रखिएगा। तो यहां पर आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा उत्तर 20 का डी। आगे बढ़ते हैं, प्रदूषण विधि देखते हैं। देखिए भोपाल गैस दुर्घटना का कारण था। अब ये देखिए कितनी बार पूछा गया प्रश्न, यूपी पीसीएस 2001 में, 8 में, 17 में, ठीक है, फिर यूपी लोअर सबऑर्डिनेट में 2002 में और यूपी आरओ में 2014 में। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुई थी वो किस वजह से हुई थी? पहला ही ऑप्शन आपका सही है, मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव से, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो 20 का ए आपका सही उत्तर है। 22वां प्रश्न देखते हैं। रेडियोधर्मी प्रदूषण से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है? या पशुओं में आनुवंशिक परिवर्तन लाता है, दूसरा है या मृदा में विद्यमान विभिन्न खनिजों को असंतुलित कर देता है, फिर है या रक्त संचार में व्यवधान पैदा करता है, या कैंसर पैदा करता है। तो यहां पर याद रखिएगा, या पशुओं में अनुवांशिक परिवर्तन लाता है, ये आपका सही है। देखिए रेडियोधर्मी प्रदूषण, अब याद करो जब नागासाकी और हिरोशिमा में जब न्यूक्लियर बम छोड़ा गया था तो कितने सालों तक, मतलब कितने, अभी भी वहां पे जो बच्चे होते हैं उनको कुछ ना कुछ दिक्कतें होती है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो किस वजह से? तो यही मतलब उनको कोई ना कोई, किसी के हाथ नहीं होंगे, किसी के पैर नहीं होंगे, उसका इम्पैक्ट अभी भी देखा जाता है। तो रेडियोधर्मी प्रदूषण की हम बात कर रहे हैं, तो ठीक है, ये पशुओं में अनुवांशिक परिवर्तन लाता है, एकदम सही है, ठीक है। या रक्त संचार में व्यवधान पैदा करता है, हाँ, या कैंसर पैदा करता है, ये भी सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका 1, 3, 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 23 देखते हैं। डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो इथेन एक डैश है, ये 2002 में पूछा गया, DDT पूछा गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अजैव अपघटनीय प्रदूषण है ये, ठीक है, जैव रासायनिक प्रदूषण है, फिर गैर प्रदूषणकारी या गैर प्रदूषक है, फिर उसके बाद जैव अपघटनीय प्रदूषण है। तो यहाँ पर मुझे एक बात बताओ, जहां पर भी जैव की बात कर रहे हैं, मैंने आपको पता ना, जैव की बात करें, बायो की बात करें, तो मतलब लाइफ है, और DDT आपको पता है ये आपके अजैविक है, इतना तो आपको पता है ना, और ये आपके इतनी जल्दी ये डिग्रेड नहीं होगा, ठीक है, ये भी चीज याद रखिए। अगर ये 2 चीज याद है तो आप इस प्रश्न को आसानी से कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो वेस्ट होते हैं उनको हम 2 तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, एक आपके डिग्रेडेबल होते हैं, ठीक है, और एक नॉन डिग्रेडेबल होते हैं। डिग्रेडेबल मतलब क्या? जो बहुत जल्दी जिनका अपघटन हो, ठीक है, घटन मतलब वो आपका जल्दी डिकम्पोज, सड़ गल जाए, जैसे किचन से निकला हुआ वेस्ट, ठीक है, आपका किसी खेत से निकला हुआ वेस्ट, जो भी, जो जल्दी जल्दी डिकम्पोज कर जाए,
ये चीज याद रखिएगा। और नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है, जो काफी लंबे समय तक हमारे इन्वायरमेंट में सस्टेन करे, जैसे प्लास्टिक हो गया, केमिकल्स हो गए, ये काफी लंबे समय तक हमारे बॉडी में तो नहीं बोलना चाहिए, इन्वायरमेंट में सस्टेन करते हैं। और अगर हमारी बॉडी उसके एक्सपोजर में आती है तो वहां पे भी करेंगे, ऑफकोर्स सी बात है। तो यहाँ पर देख लीजिए डीडीटी जो है वो आपका अजैव है, ये तो आपको पता है, ठीक है, जैव नहीं है, इतना पता है। तो इसको हटाओ, इसको हटाओ, ठीक है, ये पता है आपको। अपघटनीय, इनका अपघटन इतनी जल्दी नहीं हो पाता है, ठीक है, इनका डिकम्पोजिशन इतनी जल्दी नहीं हो पाता, ये काफी लंबे समय तक हमारे इन्वायरमेंट में सस्टेन करती है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 23 का ए। अब जब ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा था तो स्टूडेंट क्यों कंफ्यूज हुए थे मुझे नहीं पता। देखिए डीडीटी की बात की गई है, जैसे ही जहां पर जैव दिया गया उसको हटाओ यार, मत परेशान हो उन सब चीजों के लिए। अब आपको पता है डीडीटी जो है वो काफी लंबे समय तक हमारे इन्वायरमेंट में सस्टेन करेगी, तो अब घटनीय हो जाएगा वो। तो 23 का ए आपका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, 24 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है। मल पदार्थ जो है, कीटनाशक, मूत्र, घरेलू अपशिष्ट। अब देखिए आप यहाँ पर जो मल पदार्थ है, मूत्र है, घरेलू अपशिष्ट है, ये सारे आपके बायोडिग्रेडेबल हैं, ठीक है। कौन सा बायोडिग्रेडेबल नहीं है पूछा गया। बायोडिग्रेडेबल मतलब ये जल्दी डिग्रेड हो जाते हैं आपके, ठीक है, सड़ गल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, बस ऐसे समझो। लेकिन कीटनाशक जो है ये बहुत ही खतरनाक है और ये इतनी जल्दी आपका डिग्रेड नहीं करता है, इनका डिकम्पोजिशन इतनी आसानी से नहीं होता है। तो 24 का बी आपका सही उत्तर है। प्लास्टिक हो गया, कीटनाशक हो गया, डीडीटी हो गया, ये सब काफी लंबे समय तक आपके इन्वायरमेंट में रहते हैं। देखिए अब 25वां देखते हैं। पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वे बनी होती हैं ना टूटने वाले अणुओं से, अकार्बनिक यौगिकों से, पॉलीमर से या फिर प्रोटीन से। तो जो पॉलीथीन की थैलियां होती हैं वो इतनी जल्दी डिग्रेड नहीं हो पाती क्योंकि वो पॉलीमर से बनी रहती हैं। तो 25 का सी आपका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं 26। निम्नलिखित में से किसके क्षय होने में सबसे अधिक समय लगता है। देखिए वही चीज, सिगरेट का टुकड़ा, चमड़े का जूता, फोटो फिल्म या फिर प्लास्टिक का थैला। तो सबसे ज्यादा समय जो लगता है, सबसे खतरनाक चीज क्या बोली जाती है, प्लास्टिक। इसलिए बार बार आपसे कहा जाता है ना नो प्लास्टिक, नो प्लास्टिक, ठीक है। प्लास्टिक के यूज पे प्रतिबंध क्यों लगाया जाता है, इसी वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा 26 का डी आपका सही उत्तर है। 27 देखते हैं। यूरो उत्सर्जन नियम उत्सर्जन के मानक है और ये एक वाहन से उत्सर्जन के लिए सीमा निर्धारित करने के पैकेज प्रदर्शित करते हैं। निम्नलिखित गैसों में से कौन इसके अंतर्गत आच्छादित है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो मैं आपको बता दूं यूरो जो आपके ये उत्सर्जन नियम है इसमें आपके तीनों ही गैस है। यहाँ पर आपका डी सही उत्तर है। अब थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लेंगे। देखिए यूरो एमिशन स्टैंडर्ड, ठीक है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, भारत स्टेज नॉर्म भी कहते हैं, ये चीज याद रखिएगा। इसमें आपकी जो गैसेस एमिट होती हैं व्हीकल से, जैसे कार से, टू व्हीलर से, जितने भी, उसकी बात हम करते हैं। हैवी व्हीकल मतलब जो भी आपकी है, वहां से हैवी व्हीकल हो गया, कार हो गई, टू व्हीलर्स हो गया, यहाँ से जो गैस आपकी एमिट हो रही है उनके बारे में डील करता है कि ये चीज याद रखिएगा। और उन्हें लिमिट करने की बात करता है, जो भी एग्जॉस्ट हो रही है गैसेस, उनके एमिशन, ये जो एग्जॉस्ट गैसेस हैं, ठीक है, उन पे लिमिट लगाने की बात करता है। अब यहाँ पर देखिए यूरो एमिशन स्टैंडर्ड जो था वो पहली बार कब इंट्रोड्यूस हुआ था, लिख लो। जहां पर भी पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस पढ़ रहे लिख लो, हो सकता है परीक्षा में अगली बार आपसे यही पूछ ले कि यूरो एमिशन जो है स्टैंडर्ड वो कब इंट्रोड्यूस हुआ था। तो आप याद रखेंगे 1992 में, ठीक है, याद रखिएगा 1992 में। और यूरो स्टैंडर्ड में हम किन किन गैसेस को रेगुलेट करने की बात करते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड को, हाइड्रोकार्बन को, कार्बन मोनोऑक्साइड को, पार्टिकुलेट मैटर को और पार्टिकल नंबर्स को। ये चीज याद रखिएगा, इसको भी एक जगह नोट कर लो क्योंकि कभी भी ईयू से क्वेश्चन बने, ठीक है, तो हो सकता है पूछ ले यूरो एमिशन से। यहाँ पर देखिए ये चीज मैंने आपको बता दी। अब भारत में हम देखते हैं तो दो कमिटीज का नाम आपको याद रखना है, एक मसेलकर कमेटी याद रखिएगा 2002 में, और एक याद रखिएगा सौमित्रा कमेटी, ठीक है, दोनों चीज याद रखिएगा। जो नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी थी वो आपकी अडॉप्ट की गई थी 2003 में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ मसेलकर कमेटी। क्लास में आपको थोड़ा सा डेप्थ में जाके इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यूरो एमिशन से पहले प्रश्न बना है, तो हो सकता है फिर
पूछ ले। लेकिन यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कितना टाइम देना है इस टॉपिक को, क्या पढ़ना है, पूरा नहीं पढ़ना है। यहाँ पर आप जो चीजें मैं बता रही हूँ वो ध्यान से सुनिए। यूरो एमिशन स्टैंडर्ड आप याद रखेंगे कब इंट्रोड्यूस किया गया था, 1992 में इंट्रोड्यूस किया गया था। यूरो स्टैंडर्ड में नाइट्रोजन ऑक्साइड को, हाइड्रोकार्बन्स को, कार्बन मोनोऑक्साइड को, पर्टिकुलेट मैटर्स को और पर्टिकुलेट नंबर्स को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, इनकी एमिशन पे लिमिट लगाने की बात की गई है, इसको भी नोट करिएगा। अब भारत के कंटेक्स्ट में हम देखते हैं तो नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी नोट करिए 2003 में अडॉप्ट किया गया था। और किसके रिकमेंडेशन में अडॉप्ट किया गया था, मसेलकर कमेटी के रिकमेंडेशन में, याद रखिएगा। ठीक है, फिर याद रखिएगा सौमित्रा कमेटी जो थी वॉज फॉर्म टू ड्राफ्ट ऑटो फ्यूल पॉलिसी 2025। ठीक है, और इन्होंने क्या रिकमेंड किया था, इन्होंने रिकमेंड किया था द एंटायर कंट्री हैज टू बी कवर्ड विद यूरो 4 BS4 भारत स्टेज 4 एमिशन स्टैंडर्ड बाय 2014। लेकिन अभी आपको पता है कि हमने भारत स्टेज एमिशन 5th जो स्टेज है उसको स्किप करके मतलब हम 6th पे पहुंच गए हैं, ये याद रखिए। सौमित्रा कमेटी रिकमेंडेड इम्प्लीमेंटिंग BS5, ठीक है, स्टेज 5 and BS6 in the entire nation by 2022 and 2024। हमारा ये टारगेट जो था, लेकिन इस टारगेट को हमने पहले ही अचीव कर लिया, ये चीज याद रखिए। बट रिसेंटली द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू स्किप द यूरो 5th एंड डायरेक्टली जम्प टू यूरो 6, जिसको कि हम भारत स्टेज 6 स्टैंडर्ड कह रहे हैं बाई अप्रैल 2020। इतनी चीजें याद हो गई। देखिए मैं एक बार फिर एक्सप्लेन करूंगी आपको, जिसको भी थोड़ा सा बढ़ाना है वीडियो आगे बढ़ा सकता है, जिसको रिवाइज करना है वो मेरे साथ रिवाइज करो। सबसे पहले आप याद रखेंगे यूरो एमिशन स्टैंडर्ड बोलिए आप, या फिर भारत के कंटेक्स्ट में इसको भारत स्टेज नॉर्म्स बोलिए, जो कि आप अब देखते हैं कि आपकी गाड़ी के पीछे लिखा रहता है ये BS4 है कि BS6 है। ठीक है, अब जो नई गाड़ियां आ रही हैं, जो अभी आ रही लॉन्च हो रही है, वो BS6 है आपकी, भारत स्टेज 6। ठीक है, याद रखिएगा। यूरो स्टैंडर्ड आपका अडॉप्ट कब किया गया, 1992 में अडॉप्ट किया गया। इनमें किन किन गैसेस के एमिशन पे रेगुलेशन लगाने की बात की गई आपकी, सबसे पहले नाइट्रोजन याद रखोगे, फिर हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड याद रखना, नाइट्रोजन खाली नहीं, गलत बोला मैंने। ठीक है, नॉक्स याद रखेंगे, नाइट्रोजन ऑक्साइड याद रखेंगे, हाइड्रोकार्बन याद रखेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड याद रखेंगे, और प्लस गैसेस के साथ आपको याद रखना पर्टिकुलेट मैटर और पर्टिकुलेट नंबर, इनको रेगुलेट करने की बात कही गई थी। यहाँ पे 2 कमिटीज जो आपको याद रखना है वो याद रखना, मसेलकर कमिटी 2002, ठीक है, जो कि किसके इनके रिकमेंडेशन में क्या अडॉप्ट किया गया था, नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी 2003। ठीक है, और सौमित्रा कमेटी का भी नाम आप याद रखिएगा। ऑटो फ्यूल पॉलिसी 2025 इन्होंने दिया है। ठीक है, और अभी अगर हम भारत में बात करें तो भारत में ये देखिए 2002 में एंटायर नेशन ने जो 5th स्टेज था उसको स्किप करके सीधे हम 6th स्टेज पे पहुंच गए हैं, और कब, 1 अप्रैल 2020 को ही। तो अब जो नई गाड़ियां लॉन्च हो रही है वो BS आपका 6 स्टैंडर्ड पे बेस्ड है। चलिए 28 देखते हैं। यूरो 2 मानकों को पूरा करने के लिए अति अल्प सल्फर डीजल में सल्फर की मात्रा क्या होनी चाहिए, 0.05, 0.10, 0.15 या फिर 0.20। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या है, ए आपका सही उत्तर है, 28 का ए। 29 देखते हैं। स्वचालित वाहन निर्वातक का सबसे अविषालु धातु प्रदूषक है कॉपर, लेड, कैडमियम या फिर मरकरी। तो यहां पर आपका जो सबसे खराब, जो सबसे डेंजरस, सबसे पॉइजनस धातु प्रदूषक है वो आपका है लेड। ठीक है, बी सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखिए निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अच्छा, ये भी प्रश्न कई बार पूछा है, याद रखिएगा। मरकरी से मीनामाता बीमारी होती है, एकदम सही है। कैडमियम से इटाई बीमारी होती है। नाइट्रेट आयन से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, एकदम सही है ये तीनों। और फ्लोराइड आयन की बात करेंगे तो यहां पर आपका अपच नहीं होता है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, ये आपका गलत है। फ्लोराइड से एक मैंने आपको नॉकनी वाली प्रॉब्लम बताई, और एक ये प्रॉब्लम होती है जिसमें क्या होता है, देखिए दांत का कुछ इस तरीके से होता है, जो दांत का इनेमल होता है वो आपका घिस जाता है और दांत के बीच में इस तरीके से पीले पीले और गैप बढ़ जाता है, याद रखिएगा। तो 30 का डी आपका सही उत्तर होगा। कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये पूछा था। अब देखिए यहां पर भी क्या है, प्रभावित अंग और वायु प्रदूषक। तो चलिए देखते हैं। एस्बेस्टस, धूल की हम बात करें, धूल है तो धूल से सबसे पहले क्या होगा, फेफड़े की दिक्कत होगी, क्योंकि आप
जब धूल ऐसे आप सांस लेंगे तो धूल अंदर जाएगी और लंग्स को आपके अफेक्ट करेगी, ठीक है। तो ए का थर्ड दो जगह दिया गया है। अब शीशा दिया है, पारा दिया है और कार्बन मोनोऑक्साइड दिया है। तो याद रखिएगा जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो रक्त धाराओं के साथ रिएक्ट करती है। तो डी का आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ होगा, ठीक है। शीशे की बात करेंगे तो मस्तिष्क हो गया और पारा की बात करेंगे तो उदर। तो ये देखिए क्लास, यहाँ पर आपका सही उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। बी हो जाएगा ना, 3A, ठीक है, 2 और 4। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना वो क्या करती है, जो रक्त है, रक्त आपको पता है जो ब्लड है वो ऑक्सीजन कैरी करता है ना, और इसी कैपेबिलिटी को, जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेबिलिटी होती है ब्लड की, उसको डिस्ट्रॉय कर देती है, उसको कार्बन मोनोऑक्साइड खराब कर देती, खत्म कर देती है, जिसकी वजह से ब्लड के साथ ऑक्सीजन बॉडी के हर पार्ट में नहीं पहुंच पाता है, और फिर आपको पता है रिजल्ट क्या होगा। तो यहां पर 31 का बी आपका सही है। फिर देखते हैं 32वां प्रश्न, कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या होगा बताइए। देखते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड दिया, धूल कण दिया, शीशा दिया। अब देखो धूल कण सबसे इजी है। धूल कण से क्या होगा, लंग्स खराब होंगे ना, श्वास संबंधित बीमारी होगी, तो ये तो पता है। तो सी का थर्ड होगा आपका। यहां पर अगर तुम्हें बस इतना ही पता है सी का थर्ड होगा तब भी आप आंसर पे आ सकते हो, लेकिन हम और देखेंगे। देखिए यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो लिवर और किडनी की वो क्षति पहुंचेगी। जब कार्बन मोनोऑक्साइड आपके ब्लड के साथ रिएक्ट करेगा और उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को डिस्ट्रॉय कर देगा तो लिवर और किडनी पर उसका प्रभाव पड़ेगा। नाइट्रोजन के ऑक्साइड की बात करें तो उससे कैंसर होने की पॉसिबिलिटी है। शीशा जो है वो आपके केंद्रीय नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। आगे बढ़ते हैं, 33 प्रश्न देखते हैं। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार क्या होता है, 7 माइक्रोन से अधिक, 6 माइक्रोन से अधिक, 5 माइक्रोन से अधिक या 5 माइक्रोन से कम। तो हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों की बात की गई है, तो यहां पर 5 माइक्रोन से कम होगा, ठीक है। 33 का डी आपका सही उत्तर होगा। तो जितने सूक्ष्म कण होंगे ना उतनी ही जल्दी वो आपके फेफड़े तक जाएंगे। जो जितनी छोटी साइज होगी वो उतना ही ज्यादा आपके लिए नुकसानदायक होगा। जब आप सांस ले रहे हैं और कण हवा में जो बह रहे हैं वो आपके मोटे हैं तो वो आपके नाक में आके फंस जाएंगे, हम गंदगी की फॉर्म में निकल जाएंगे। लेकिन अगर वो बहुत सूक्ष्म है तो वो आपके लंग्स तक जाएंगे, फेफड़े तक जाएंगे, ठीक है, तो वो उतना ही ज्यादा हानिकारक होगा। 34 देखते हैं, वर्ष 2012 के जनवरी माह में वह कौन सा, ये तो क्लास आप छोड़ सकते हैं, करंट बेस्ड प्रश्न है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सरसों के बीज के अपमिश्रक के रूप में समानता निम्नलिखित में से किसे प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। आर्जीमोन के बीज को, पपीते के बीज को, जीरा के बीज को या फिर धनिया के बीज को। तो सरसों के बीज में आपके मिक्स कर दिए जाते हैं आर्जीमोन के बीज। सॉरी, 35 का ए आपका सही उत्तर है। 36 देखते हैं, इंसिनरेशन बोलते हैं इसको, इंसिनरेट्स बोला गया है, का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है। देखिए क्लास, यहाँ पर दो प्रोसेस होते हैं, एक इंसिनरेशन होता है, एक पायरोलिसिस होता है। पायरोलिसिस आपने अगर बुक पढ़ी होगी तो वहां पे आपको एक पायरोलिसिस दिखेगा। तो इंसिनरेशन और पायरोलिसिस जो है वो वेस्ट ट्रीटमेंट के लिए ही प्रयोग किया जाता है, कूड़ा कचरा जो होता है उसके ट्रीटमेंट के लिए ही। इंसिनरेशन में क्या होता है, जो कूड़ा होता है उसको जलाया जाता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब जब किसी भी चीज को जलाया जा रहा है, ठीक है, बर्न किया जा रहा है, तो मतलब वहां पे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही तो कोई चीज जलती है। एक कैंडल लो, ठीक है, और उसको ग्लास से ढक दो, क्या होता है, कैंडल बुझ जाती है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है। आग बुझाने के लिए जो सिलेंडर यूज किया जाता है वो किस चीज का होता है, वो CO2 का होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो इंसिनरेशन में क्या होता है, जो कूड़ा कचरा होता है उसको जलाया जाता है, मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, हीट किया जाता है, जलाया जाता है, कुछ भी बोलो, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। पायरोलिसिस की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी वेस्ट ट्रीटमेंट मेथड ही ये होता है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं होता, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे जो भी कूड़ा है, कचरा है, उसको हीट किया जाता है, जलाया नहीं जाता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये चीज याद रखिएगा, हो सकता है परीक्षा में पूछ ले। तो यहाँ पर इंसिनरेट्स की बात की गई है, तो ये कूड़ा कचरा जलाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, और इंसिनरेशन प्रोसेस में जलाया जाता है। कूड़ा कचरा को इनमें रखने के लिए नहीं, हरे पेड़ काटने के लिए नहीं। ए आपका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, 37 घटना दिया है, यौगिक दिया है, ठीक है। अम्ल वर्षा किसकी वजह से होती है बताइए।
सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, याद रखिएगा। ए का थर्ड 2 जगह दिया है। प्रकाश रासायनिक धुंध की बात की गई है, फोटोकेमिकल स्मॉग की बात की गई है। तो यहां पर आपका फिर हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन, मैंने आपको पहले ही बताया ब्लड के साथ कौन संयोजन करता है हीमोग्लोबिन के साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड। सी का सेकंड ये है। चलो आंसर तो हमें पता चल गया, लेकिन और देखेंगे। ओजोन परत के क्षरण की हम बात करें तो आप सभी को पता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। तो डी का फर्स्ट, तो यहां पर उत्तर क्या हो गया 37 का सी। एक आसान प्रश्न था। जल संरक्षण की बात करते हैं। विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है कब? 22 मार्च को। 39 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन जैविक संसाधन नहीं है? जैविक संसाधन नहीं है बोला गया, बताइए। शुद्ध जल, कोयला, पेट्रोलियम या फिर मछली। तो ये आपका यूपी आरओ एआरओ परीक्षा 2016 में पूछा गया है। तो हमको जो मछली है ये तो जैविक है, पेट्रोल जो है वो फॉसिल फ्यूल है आपका, कोयला भी फॉसिल फ्यूल है। शुद्ध जल आपका जैविक संसाधन नहीं है। 39 का ए आपका होगा, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। कोयला, पेट्रोलियम, मछली, ठीक है, ये सब आपके जैविक संसाधन है। अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि मैम कोयला और पेट्रोलियम कैसे है, तो आपको पता है ना, इसको हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं। इन दोनों को क्यों फॉसिल फ्यूल कहते हैं? क्योंकि ये आपके फॉसिल से मिलकर जानवर रहे होंगे, पेड़ पौधे रहे होंगे, ठीक है, तो वो गिरे, टूटे, मिट्टी के अंदर दबे, फिर ऐसे करके समय के साथ इनका प्रोडक्शन हुआ। तो जैविक संसाधन है, ठीक है, जैविक चीजों से ही मिले हैं हमको ये, इस वजह से। तो कोयला, पेट्रोलियम, मछली तीनों है, शुद्ध जल नहीं है। 40वां प्रश्न देखते हैं। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित गैसों में से किसे प्रयोग में लाया जाता है? सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, फ्लोरीन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर हम लाते हैं प्रयोग में क्लोरीन को, ठीक है। क्लोरीन की गोलियां डाल दो पानी को। लोग कहते हैं ना घर में क्लोरीन की गोलियां लेते आना, पानी में डालना है, पानी थोड़ा सा गंदा हो गया है। तो 40 का बी आपका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण ने भारत के 36% जिलों को अतिशोषित अथवा संकटपूर्ण वर्गीकृत किया हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पे दिया गया है केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण का निर्माण पर्यावरण अधिनियम द्वारा के अंतर्गत हुआ है। और आखिरी में दिया विश्व में भूजल सिंचाई के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र भारत का है। तो क्लास में आपको बता दूं, यहाँ पे ये जो 2 स्टेटमेंट है कि आपका CGWA, ठीक है, केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण का जो निर्माण है, ठीक है, ये किसके अंतर्गत आता है? ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ही आता है, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंदर। और अगर हम बात करें विश्व में भूजल सिंचाई के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र भारत के पास है, ये भी सही है, लेकिन पहला आपका गलत है और यहाँ पे सही बोला गया है, तो 2 और 3 सही हो जाएगा। पहला गलत क्यों है ये देख लीजिए। जो वर्गीकृत किया गया है उसमें जो सुरक्षित क्षेत्र है वो 71% है, यहाँ देखिए, ठीक है। अर्ध संकट में जो है वो 10% है, संकट में 4% है और अधिक शोषित जो है वो 15% है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 42वां प्रश्न देखते हैं। जल रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम को निम्नलिखित में से किस वर्ष बनाया गया था? 1976, 1977, 1974 या फिर 1975? अब देखिए ये यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2023 में पूछा गया प्रश्न है, रिसेंट प्रश्न है। यहाँ पर आपका आंसर क्या है? 1974 में, ठीक है, तो डायरेक्ट ही पूछा गया था। लेकिन अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखिए वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट की बात की गई है, तो आप याद रखेंगे ये कब आया था? 1974 में आया था। अब प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन की बात की गई है, तो पॉल्यूशन को के रोकथाम की बात की गई है, ठीक है, उनको प्रिवेंट करने की बात की गई है, तो उसी से रिलेटेड है वो। यहाँ पे रीस्टोरिंग ऑफ वाटर की भी बात की गई है, मतलब वाटर को के ट्रीटमेंट की भी बात की गई है, ये याद रखिएगा। 1974 में मेरे साथ बोलिए वाटर एक्ट आया, ठीक है। 1977 में एक और एक्ट आया जो कि पानी से रिलेटेड था, ठीक है, वो आपका क्या था? वाटर सेस एक्ट। यहाँ पे देखिए वाटर सेस एक्ट, यहाँ पर देखिए एक्ट जो कि 1977 में आया है। इसका मेन पर्पस क्या था? सेस लगाना, ठीक है, एक तरीके का टैक्स लगाना पानी में, ये है टू प्रोवाइड फॉर द लेवी एंड द कलेक्शन ऑफ सेस ऑन अ वाटर कंज्यूम्ड बाय द पर्सन ऑपरेटिंग एंड कैरिंग ऑन अ सर्टेन टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, ठीक है। कोई भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज में अगर पानी का कंजप्शन हो रहा है तो उस पानी पर सेस लगेगा, सरचार्ज लगेगा, ठीक है, मतलब टैक्स लिया जाएगा, ऐसे समझो। एक स्पेसिफिक उसकी बात करें ना तो हम लोग यहाँ पे सेस टर्म का यूज करते हैं। ये कब आया? ये 1977 में आया। यहाँ पे याद रखिएगा क्लास, वाटर सेस एक्ट 1977 में आया और इसमें सेस कलेक्शन की बात की गई है
किससे? वाटर कंज्यूम बाय अ पर्सन ऑपरेटिंग एंड कैरिंग ऑन अ सर्टेन टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, ये भी चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। 43rd देखते हैं, वाटर सेस एक्ट कब आया? वही देखिए, वाटर सेस एक्ट कब आया है आपका? 1977 में आया है, आप भी याद रखिएगा। 44 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु तो प्रयुक्त होता है? ओजोन, क्लोरीन, डाइऑक्साइड, क्लोरोमीन या फिर उपयुक्त सभी? तो वाटर प्यूरिफिकेशन में ये तीनों प्रोसेस होते हैं। अभी आप अपने फिल्टर को जाइएगा, देखिएगा तो उसमें लिखा रहता है ओजोन, लिखा रहता है वहां पे। ठीक है, वो फिर आपका क्लोरीन डाइऑक्साइड भी यूज होता है और क्लोरोमीन भी यूज होता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, ये रेड रंग से है तो ये मैं बता दूं आपको, ये आपका निम्नलिखित झीलों में किसकी अभी हाल ही में, तो करंट बेस्ड प्रश्न है, इसको छोड़ सकते हैं आप। यहाँ पर ये झील पे बेस्ड प्रश्न था तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा राष्ट्रीय झील का रिवीजन करा दूं आप लोगों को, तो जल्दी से रिवाइज कर लो। ज्योग्राफी में तो आपको बताया ही जाता है, लेकिन थोड़ा सा रिवाइज कर लो। जम्मू कश्मीर में वुलर झील है, डल झील है, वेरीनाग है, शेषनाग है, ठीक है, अनंतनाग है, सो मोरिरी है, और यहाँ पे ये आपका लद्दाख वाला रीजन हो गया। ठीक है, ये याद रखिएगा, इधर ये लद्दाख वाले में है। ठीक है, फिर हिमाचल की बात करेंगे तो रेणुका, चंद्रताल, सूरजताल। ठीक है, इधर आप देख लीजिए कोलेरू, पुलिकट, इसको ऐसे पढ़ते हैं। कर्नाटक में आपका क्या है? बेलांदूर है। ठीक है, केरल में वेमनाथ और अष्टमुंडी, याद रखिएगा। सिक्किम में सोंगमा, मणिपुर में लोकटक, उड़ीसा में चिल्का, तेलंगाना में हुसैन सागर और नागा अर्जुन सागर, आंध्र प्रदेश में कोलेरू, पुलिकट, तमिलनाडु में कोडाई नाल, ठीक है, और कालीवेली, हरियाणा में सूरजकुंड। बस ऐसे रिवीजन करा दिया बस एक बार, थोड़ा सा तो दिमाग में गुस्सा ही होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस वर्ष भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन हुआ था? 1975 में, 1982 में, 1985 में कि 1995 में? और 47 का जो आपका सही उत्तर है वो क्या है? 1985 में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन हुआ था। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? वो केंद्रीय था, ये राष्ट्रीय है। अक्टूबर 2008 में, फरवरी 2009 में, अक्टूबर 2009 में या फिर मार्च 2010 में? तो राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का जो गठन है वो 2009 में हुआ है। ठीक है, ये देख लीजिए यहाँ पर, राष्ट्रीय नदी गंगा बेसिन प्राधिकरण, इसका गठन भारत सरकार ने 2009 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 के तहत किया था। तो ये भी याद रखिएगा, राष्ट्रीय नदी गंगा बेसिन जो है वो आपका प्राधिकरण, इसका गठन 2009 में हुआ था और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। ठीक है, परीक्षा में आपको कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है कि वाटर एक्ट के अंदर आया, लेकिन आप याद रखेंगे कि मैम ने बताया था 2009 में, और ये आपका इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के थ्रू आया था। ये चीज याद रखिएगा। यहाँ पर एक चीज और याद रखिए, राष्ट्रीय गंगा परिषद की अगर बात करें, राष्ट्रीय गंगा परिषद जो है उसका गठन 2016 में हुआ है। ठीक है, तो राष्ट्रीय नदी गंगा बेसिन की बात करेंगे तो 2009 बताएंगे। ठीक है, केंद्रीय गंगा की बात, यहाँ वाला जो प्रश्न है आपका, अगर आपसे बोलेगा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की बात करेंगे तो 1985। ठीक है, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन की बात करेंगे तो 2009, जो कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर, और राष्ट्रीय गंगा परिषद की बात करेंगे तो 2016। अच्छा, इसकी जो राष्ट्रीय गंगा परिषद है उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री। आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच क्लास। अब आज के सेशन को यही पे एंड करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे और प्रश्नों के साथ। अगर आज की क्लास में आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इन्वायरमेंट इक्वालॉजी का कोई भी टॉपिक अगर आपको नहीं समझ में आता है तो वो भी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, और मैं फिर आपसे कहूंगी, तैयारी अपनी मजबूत रखिए। ठीक है, ढिलाई मत बरतिए और पढ़ते रहिए और सब अच्छा होगा, आपके पेपर्स बहुत अच्छे जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय।